Hello friends, welcome back. This is Saurabh once again. I am here with the interesting video of chemistry of class 12. आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है जो आयरन है, आयरन की रॉड जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन वहीं आप जिंक को लेते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होती मैग्नेट की तरफ। क्या कभी किसी ने इतना सोचा है कि कॉपर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है मेटल की तरफ, बट सोडियम जो है वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स होती क्या हैं। ऐसा क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ एलिमेंट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो हम बात करेंगे केमिकल कंपाउंड्स की या फिर सॉलिड्स की। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, किसकी वजह से होता है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द टुडे टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, if anyone hasn't subscribed my channel, please subscribe so that you can get notification of the next videos, and if you like this video please like the video. सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स होती क्या है। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया किसी सॉलिड का बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी सॉलिड का क्या बिहेवियर है, क्या वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्या वो मैग्नेट की तरफ रिपेल हो रहा है, क्या वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, क्या वो वीकली रिपेल हो रहा है, क्या वो स्ट्रांगली रिपेल हो रहा है। दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। तो कहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मटेरियल आर स्टडीड इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। कि किसी भी सबस्टांस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म्स में हम स्टडी करते हैं। आप ये याद रखिएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म होता क्यों है, कोई सबस्टांस मैग्नेटिक क्यों होता है। आप 12th क्लास का जो स्टूडेंट होगा, अगर आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे दैट विल बी मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो दोनों में डिफरेंस ये है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये आप याद रखिएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये टर्म आपको याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कब अराइज करेगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता उस पार्टिकल की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब वो रेस्ट पे है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन में होना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि सॉलिड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो हम बात करते हैं, अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन है। अब हम सब जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है वो जस्ट लाइक अ प्लैनेट है। ये न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है और ये अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है। ये हमने स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। और हमने ये भी किया स्टडी क्वांटम नंबर में कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, जहाँ तो वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होता है या एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो रेवोल्यूशन भी पूरा कर रहा होता है और रोटेशन भी पूरा कर रहा होता है। तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से, मतलब न्यूक्लियस के आगे पीछे रिवॉल्व करने की वजह से भी है, और स्पिनिंग मोशन मतलब न्यूक्लियस अपने ऑर्बिट पे स्पिन कर रहा है, अपने जो पाथ पे मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वो खुद एक मैग्नेट की तरफ एक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो खुद एक स्मॉल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है इस इलेक्ट्रॉन से, वो इंटरेक्ट करती है
आउटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, लेट अस सपोज मेरे पास एक एटम है, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में लगाता हूँ, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और मैं एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ। अब मैग्नेट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड को जहाँ तो रीइंफोर्स करेगा, जहाँ तो उसको बढ़ाएगा, जहाँ उसको अपोज करेगा। अगर वो उसको रीइंफोर्स करता है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर उसको अपोज करता है तो रिपेल करेगा। ये इसके बीच में सीक्वेंस है कि जो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन है वो सेल्फ मैग्नेट एक्ट कर रहा है, और इससे एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, जहां तो उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर उसको कम करेगा, अपोज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। तो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू ट्रेवलिंग इट्स क्लोज्ड पाथ अबाउट द न्यूक्लियस। कहता है न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करने से भी होता है, और स्पिनिंग अपने एक्सिस पे स्पिन करने की वजह से भी होता है। कहता अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्पिन के ऊपर घूम रहा है, अपने मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उस मैग्नेटिक मूवमेंट को हम डोनेट करते हैं म्यू बी के साथ। कुछ बुक्स में आप म्यू एस भी लिखते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम लिखते हैं म्यू एल के साथ, म्यू एल। तो ये हो गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ये हो गया स्पिन एंगुलर जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और अगर हमने कंबाइंड मूवमेंट लिखना है तो दैट इज म्यू एल प्लस म्यू एस। तो ये इट विल बी कंप्लीट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सबस्टांस। तो ये आ गया हमारे पास कि जब भी ऑर्बिटल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसके पास ऑर्बिटल मूवमेंट होगी। और अगर अपनी स्पिन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसके पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। सिंस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ टू साउथ मूव करता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है तो इसके लिए ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक अ मटेरियल कैन बी कंसीडर टू कंटेन अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल सिमिलर टू बार मैग्नेट। कहता है जो मैग्नेटिक जो हमारे पास मटेरियल होगा, सॉलिड होगा, उसके पास अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल होंगी। डाइपोल का मतलब हो गया एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा, तो इसको बोलेंगे डाइपोल। तो कहता है एक मटेरियल के पास अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल होगी, जस्ट लाइक एक अब सॉलिड के पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल बहुत सारी होती हैं, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल भी बहुत सारी होती हैं। ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहता अब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो क्या करेगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलग अलग इंटरेक्ट करेगा, अलग अलग इंटरेक्ट करेगा, इसलिए उसका बिहेवियर भी अलग होगा। तो जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग सॉलिड को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। अब हम इसको डिटेल में करेंगे। इन एडिशन टू दिस वन इज देयर इज आल्सो वन अनदर टाइप विच इज नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कब अराइज करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे स्पिन के उसकी अपनी स्पिन की वजह से। अब अगर कोई डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस है, डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस वो सबस्टांसेस होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डायामैग्नेटिक जो सबस्टांसेस होते हैं उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिंक की। जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 30। इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज ऑर्गन 18 3d10 4s2 4s2। तो आउटर मोस्ट 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे पेयर्ड हैं। सारे के सारे पेयर्ड होने का मतलब हो गया कि इनकी जो नेट स्पिन होगी दैट इज जीरो, क्योंकि ये +1/2 ये -1/2 जीरो, दिस इज +1/2 -1/2 जीरो। तो सारी की सारी जो स्पिन वैल्यू होगी दैट इज जीरो। अगर किसी किसी एटम के पास स्पिन की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब उसके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगी, उसके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया इसके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट विल बी जीरो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
दूसरा आ गया पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। ये वो सबस्टांसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं वीकली, मतलब कुछ हद तक ये अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और ये क्यों होते हैं? बिकॉज इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल होती है। और परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इतना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव का, कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट लिख रहा हूं 3d10 4s2, 3d10 4s2। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें से 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 4s में से, सॉरी, जो कॉपर की आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है, मैं अगर कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात करता हूं, इसमें होता है 3d10 4s1, 4s1। तो अगर कॉपर 2 पॉजिटिव होगा तो कॉपर क्या करेगा? 4s में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक 3d में से लूज कर देगा, तो इसके पास आ जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 क्या होंगे? अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूं 5 ऑर्बिटल में, 4 जो होंगे वो पेयर्ड होंगे और एक जो होगा अनपेयर्ड। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। जो मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। आप बहुत सारे आयन देख सकते हो, और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल द मटेरियल्स, you can learn the concept that the particles solids which have unpaired electrons are paramagnetic in nature। वो सबस्टांसेस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और उन सबस्टांसेस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। नेक्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। देखो, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस वो सबस्टांसेस हैं जिनके पास अपनी परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है और वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन यहां पे फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? इनके पास भी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन, उनकी जो अलाइनमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगी। अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस वो मैग्नेटिक सबस्टांसेस होते हैं जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म तब शो करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं, बिकॉज इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिज्म इनमें डेवलप होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये सारे एक डायरेक्शन में आएंगे, अदरवाइज इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो हो जाएगा। एंटी फेरो की बात करते हैं। एंटी फेरो में क्या होता है? इनके बीच में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ है, दूसरे की वजह से साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। अगर तीसरे की वजह से नॉर्थ टू साउथ है, चौथे की वजह से साउथ टू नॉर्थ हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसल आउट कर देता है एक दूसरे को। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो जीरो होती है। इसलिए ये पैरामैग्नेटिज्म जो है वो शो नहीं कर पाते, बिकॉज इनके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज क्वाइट जीरो। लास्ट वन इज फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। फेरीमैग्नेटिक सबस्टांसेस वो सबस्टांसेस होते हैं जिनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो एक जिगजैग मोशन में होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक मूवमेंट वो नॉर्थ टू साउथ होगी और कुछ की साउथ टू नॉर्थ होगी, लेकिन अनइक्वल नंबर में। हेंस
द मैग्नेटिक मोमेंट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कह सकते हैं हम ऐसे फेरोमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैक्सिमम होगी क्योंकि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो जीरो होगी बिकॉज जितने क्लॉकवाइज हैं इतने एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। एंड फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा कि क्लॉकवाइज भी होंगे एंटी क्लॉकवाइज भी होंगे लेकिन इक्वल नंबर में नहीं होंगे। अगर इक्वल नंबर में नहीं होंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा तो कहने का मतलब हो गया कि इनके बीच में जो मैग्नेटिज्म होगा, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी, और ये लार्ज मैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं। तो ये आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म के बिहेवियर पे जो सॉलिड्स हैं वो 5 टाइप में क्लासिफाइड हैं। वन इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरी। डायामैग्नेटिक वो सबस्टांसिस हो गए जो रिपेल हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। पैरामैग्नेटिक वो सबस्टांसिस हो गए जो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसिस वो हो गए जिनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट हाई होती है। एंटी फेरो वो हो गए जो मैग्नेटिक मोमेंट तो दिखाते हैं लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। एंड फेरी मैग्नेटिक सबस्टांसिस वो सबस्टांसिस होते हैं जिनके बीच में नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो नहीं होती और इनके पास, इलेक्ट्रॉन के पास भी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी होगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।